नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं BSOC 108 सब्जेक्ट कोड की। ये जो है सोशोलॉजी ऑनर्स का एक विषय है और आपको पता है सोशोलॉजी ऑनर्स की एक पूरी सीरीज हमारे चैनल पर है BS सोशोलॉजी ऑनर्स के नाम से। आप उसे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट का जन्म कहाँ से हुआ। तो मैंने आपको हर क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूँ कि जो सोशोलॉजी है ये क्या है, आपकी स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी कि हमें करना क्या है, हमें सोसाइटी को समझना है, हमें समाज को समझना है। आज हम समाज की बात करते हैं तो एक सोसाइटी के ढेर सारे पहलू होते हैं। जैसे पैसे से रिलेटेड क्रियाएं क्या होती हैं, इकोनॉमिक पहलू। आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस लॉज कैसे बनते हैं, यानी पॉलिटिकल पहलू। इसके अलावा आपका कल्चर, जो संस्कृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी का, वो। तो इसलिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी के ढेर सारे क्या होते हैं आपके, आप कह सकते हैं सर सोसाइटी के ढेर सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। इन्हीं एस्पेक्ट्स के कारण ढेर सारी ब्रांचेस बन गई हैं। ढेर सारी क्या बन गई हैं दोस्त, ढेर सारी ब्रांचेस बन गई हैं सोशोलॉजी की। इन्हीं में से ही एक कहलाती है आपकी इकोनॉमिक सोशोलॉजी, क्योंकि इकोनॉमिक जो शब्द है ये बना है इकोनॉमी से। किससे बना है, इकोनॉमी से, यानी कि आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र से, है ना, अर्थव्यवस्था से। तो हम सामाजिक अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि पैसे का क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से किसी सोसाइटी के अंदर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स काम करती है। इसे ही हम आर्थिक समाजशास्त्र या फिर इकोनॉमिक सोशोलॉजी कह देते हैं दोस्त। दो टॉपिक्स में यहां पर कराने वाला हूं आपको, उन्हें बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, नोट कुछ नहीं करना, क्योंकि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और हर बैच हमारा आपको एजुचक्र एप्लीकेशन पर मिलता है पेड रूप में, आपको पता ही है। फिलहाल जो हम चीजों को कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, आपको बताना है डेवलपमेंट का सोशलिस्ट मॉडल क्या है। भाई डेवलपमेंट के टोटल दो मॉडल होते हैं, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिज्म। मैंने दोनों ही मॉडल यहां पर डाल दिए हैं, हम दोनों के बीच में अंतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्त, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो बात होती है डेवलपमेंट की, कि हम विकास कैसे करें। अब विकास करने के कई तरीके हैं भाई, एक सोशलिस्ट वाला है, एक कैपिटलिज्म वाला है, और एक इन दोनों को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी। एक को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इंडिया ने अपनाई थी। ये मैं आपको विद एग्जांपल अभी बताऊंगा। इसके बाद द फंक्शंस ऑफ मनी, पैसे के क्या कार्य होते हैं सोसाइटी के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का। द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या है सोसाइटी पर। व्हाट इज इकोनॉमिक सोशोलॉजी, और ये आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो मैं सबसे लास्ट में आपको यहाँ कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोशोलॉजी, इकोनॉमिक सोशोलॉजी क्या है और सोशोलॉजी से कैसे अलग है। भाई समाजशास्त्र और आर्थिक समाजशास्त्र में अंतर क्या है। भाई इकोनॉमिक्स का ही तो अंतर है। भाई जिस समाजशास्त्र के अंदर टारगेट किया जाता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को, कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स मनी है, आप कह सकते हैं मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, ये किस तरीके से किस सोसाइटी में काम करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कहां पर, इकोनॉमिक सोशोलॉजी में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो पेड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, प्लस अब आपको यहाँ पर सोल्ड असाइनमेंट PDF भी मिलती है। हैंड रिटन अभी हम प्रोवाइड नहीं करते दोस्त, क्योंकि हैंड रिटन असाइनमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है, एक ही हैंड रिटन असाइनमेंट को हर व्यक्ति क्या करता है, ऑनलाइन मोड में सबमिट करता है, हैंड राइटिंग मैच होने के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, खुद बनाइए, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब एक एक टॉपिक को समझेंगे, विद एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे सोशलिज्म की। देखिए सोशलिस्ट जो अप्रोच है ये डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल है जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, सारी चीजें करता कौन है, गवर्नमेंट ही करती है। क्या क्या, चाहे डेवलपमेंट की प्लानिंग करना हो, चाहे आप कहेंगे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है भाई, देश में प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, देश में कंजम्पशन किस तरीके से होगा, देश के अंदर आप कह सकते हैं एक्सचेंज किस तरीके से होगा, विनिमय किस तरीके से होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा। ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। मेजरली 4 होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, यानी कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो ये जो है ये 4 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी, इन्हें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। इसलिए कहा जाता है इन सोशलिज्म, सोसाइटी का आप कह सकते हैं वेलफेयर के लिए सारे रिसोर्सेज अंडर द गवर्नमेंट ही काम करते हैं। मतलब आप कहेंगे 3 महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, जो कि आपको पता भी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या उत्पादन करना है देश के अंदर, हाउ टू प्रोड्यूस, भाई क्या कैसे उत्पादन करना है, और टू
whom to produce, किसके लिए उत्पादन करना है, अमीर वर्ग के लिए करना है, गरीब वर्ग के लिए करना है। ये डिसीजंस होते हैं किसी इकोनॉमी में, ये क्या होते हैं डिसीजंस। यहां पर ये डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे सोवियत संघ की बात करें तो 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ के अंदर आप देखेंगे 1991 तक पूरी तरीके से क्या रहा, आपका सोशलिज्म रहा। क्योंकि सोशलिस्ट विचारधारा क्या कहती है, सोशलिस्ट विचारधारा कहती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्या कहती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी का वेलफेयर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर ले ले और गवर्नमेंट ही सबको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज को क्या करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। प्राइवेट सेक्टर यहां पर नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होता है। इट एम्स टू अचीव सोशल इक्वलिटी। इससे क्या आती है दोस्त, इससे सामाजिक समानता आएगी, कलेक्टिव वेलफेयर, सभी का सार्वजनिक कल्याण होगा, और पब्लिक ओनरशिप होती है। मतलब यहां पर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता, सब कुछ सार्वजनिक होता है। इन दिस मॉडल वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्विटेबली। मतलब क्या, यहां पर जो वेल्थ है, देश की संपत्ति है, उसको इक्वली बांटा जाता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत की बात करें, भारत में मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। इस प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी के कारण ये आप देखिए जो हमारे अंदर देश के अंदर शासन है या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटी है, इसमें बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी देखने के लिए आपको मिलेगी। जैसे देश की 90% प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ 10% अमीर लोग राज करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर सोशलिज्म के अंदर पूरी तरीके से गवर्नमेंट को रखा गया है। गवर्नमेंट ही आपके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी चीज़ें पढ़ाने वाली हैं, और हाउसिंग यानी घर भी, यानी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ आपको कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। एग्जाम्पल मैंने आपको सोवियत संघ का दिया है। यदि आप शुरुआती चाइना की बात करें, अब की तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्ली चाइना की बात करें, आप शुरुआती चाइना की बात करें, ये उन दिनों की बात है जब आप कह सकते हैं 1970 से पहले का जो समय था, 1970 से पहले का जो समय था, चाइना सोवियत संघ का मित्र हुआ करता था। उस समय चाइना के अंदर भी मार्क्सिज्म या सोशलिज्म हुआ करता था। बताइए यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझसे क्या कर सकता है भाई, पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, अच्छी सी कमेंट किया करें, है ना। अच्छा सा डाउट आप पूछ सकते हैं दोस्त, है ना। चलिए आगे चलें, थोड़ा समझे चीजों को। नेक्स्ट सोशलिज्म समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिज्म। अच्छा पहले मैं इसके की फीचर्स भी डाले हुए देखिए। तो यहाँ पर सब कुछ किसके अंडर होता है, स्टेट ओनरशिप। यहाँ पर चाहे इंडस्ट्रीज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, नो प्राइवेट सेक्टर। दूसरी चीज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, डेवलपमेंट की सारी प्लानिंग करती है। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कंजप्शन के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब प्लानिंग गवर्नमेंट यहाँ पर करती है। गवर्नमेंट ही वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है और कोशिश करती है कि लोगों के बीच जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, अमीर गरीब का अंतर है, ये किसी न किसी तरीके से कम हो। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल या तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ही लिमिटेड उसको कर दिया जाता है दोस्त, ना के बराबर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको डाल रखा है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसे आप सोवियत संघ भी कहते हैं, है ना, चाइना, लेकिन लिखा हुआ है चाइना के आगे मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। वहां पर देंग शाओपिंग के नेतृत्व में जो सुधार हुए थे उससे पहले, है ना, सो रिफॉर्म से पहले की पूरी चाइना क्या थी, सोशलिज्म बेस्ड थी। क्लियर दोस्त, आगे चलिए। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप पे काम करता है। यहां पर प्रोडक्शन क्या करना है, कंजप्शन क्या करना है, सब कुछ फैसले लेते हैं प्राइवेट लोग, इसलिए इसे ओपन मार्केट इकोनॉमी भी आप कह सकते हैं। ये कैसी होती है आपकी ओपन मार्केट इकोनॉमी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम किया जाता है प्रॉफिट के लिए, यहां पर वेलफेयर की कोई बात ही नहीं होती, प्रॉफिट की बात होती है। यहां पर वाला सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, अपना खाइए अपना कमाइए। तो ऐसी इकोनॉमी में बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है हमारे पास अमेरिका। अमेरिका एक पूरी तरीके से कैपिटलिज्म पर चलने वाली कंट्री है। यहां पर क्या है दोस्त, आप देखेंगे फ्री ओपन मार्केट है, जितना कमाओगे उतना आपको खाने के लिए मिलेगा, नहीं कमाओगे नहीं खाने के लिए मिलेगा। प्राइवेट ओनरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर सारी चीज, बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, सब कुछ ओन प्रॉपर्टी। आप कह सकते हैं ओनरशिप जो होती है प्राइवेट सेक्टर की होती है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, जितने भी इकोनॉमिक फैसले होते हैं वो सभी मार्केट लेती है, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी सप्लाई भी क्या करी जाएगी, ज्यादा की जाएगी, ताकि
प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। इस तरीके से जो फैसले लेने की टेक्निक्स होती हैं वो मार्केट इकोनॉमी में दिखेगी। यहाँ पर बिजनेस को चलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर कभी भी बात सोशल वेलफेयर की नहीं की जाती, इसीलिए यहाँ पर हमेशा आपको कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा। मिनिमल स्टेट, जिस तरीके से सोशलिज्म में प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, ऐसे ही यहां पर कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत कम है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि यहां पर सोशल इनइक्वालिटी पैदा होती है, पहली कमी। दूसरा, यहां पर वर्कर्स का बहुत ज्यादा शोषण होता है, दूसरी कमी। इसके अलावा आप कहेंगे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अंधाधुंध विकास किया जाता है। डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़ा देंगे, चाहे उसके लिए सारे पेड़ भी काटने पड़ जाए। मान लीजिए फर्नीचर की डिमांड बढ़ी इस इकोनॉमी में, सप्लाई दबा के बढ़ाएंगे, चाहे एनवायरमेंट का सत्यानाश हो जाए, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यही आप कहेंगे कैपिटलिज्म सोसाइटी है। अमेरिका हो गया, जापान है, जर्मनी है, और ज्यादातर जो आपको वेस्टर्न यूरोप के देश देखने के लिए मिलेंगे जो अमेरिका के नाटो संगठन में शामिल है दोस्त। किसमें? आप देखिए नाटो में जो शामिल है, इस नाटो संगठन में शामिल हर व्यक्ति, इस नाटो संधि को करने वाला हर व्यक्ति आप देखिए कैपिटलिज्म वाला है। आगे चलिए, नेक्स्ट चलें। देखिए दोस्त, क्या आपको साफ साफ दिखाई दे भी रहा है या ब्राइटनेस ज्यादा है? मैं कम करूं? बता देना दोस्त। हाँ, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको है। चलिए अब करते हैं कहानी को आगे की स्टार्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक सोशलिज्म है, सारा कुछ सरकार के पास है, और एक आप कहेंगे कैपिटलिज्म है। यदि आपसे इंडियन सोसाइटी पूछ ले तो यहां पर क्या है, वहां यहां पर है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि भारत के अंदर, भारत शीत युद्ध के दौरान जब कोल्ड वार चल रहा था, किसी एक देश के पक्ष में नहीं जा सकता था, क्योंकि भारत को अपने संबंध अमेरिका से भी अच्छे करने थे और भारत को अपने संबंध रसिया यानी कि आप कह सकते हैं यूएसएसआर से भी अच्छे करने थे। इसलिए भारत ने कैपिटलिज्म के साथ साथ आप कहेंगे सोशलिज्म दोनों को अपनाया और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यही रीजन है भारत के अंदर रेलवे भी है, मेट्रो भी है, भारत के अंदर प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल भी है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? इसके अलावा भारत में आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेंगे, दोनों एक साथ काम करते हैं। बात करते हैं मनी, पैसे का क्या योगदान है दोस्त। पैसा जो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। भाई व्यापार करना है, क्या होगा पैसा? आप दुकान पे जाते हो, एक्सचेंज कैसे होता है? वो आपको कोई सामान तब देगा जब आप उसे पैसे देंगे, इसे ही आप क्या कहते हैं, एक्सचेंज। जब तक मनी नहीं थी तब तक आपकी कौन सी एक्सचेंज प्रणाली होती थी? उसे कहते थे दोस्त बार्टर सिस्टम। जब तक मनी नहीं थी तब तक हमारे देश में हुआ करता था कौन सा सिस्टम? आप कहेंगे सर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम की खास बात क्या होती है? यहां पर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, लेकिन वस्तु के वस्तु बदले व्यापार करने में बड़ी दिक्कत थी, इसलिए हमने क्या किया, मनी लेकर आए हम। इससे क्या होता है, व्यापार आसानी से हो जाता है। प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर वैल्यूइंग गुड्स। भाई कीमतें देना, सर्विसेज को कीमतें देना। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन पर हर एक बैच 149, या फिर अच्छा बैच है, बड़े डिफिकल्ट लेवल का बैच है तो मैक्सिमम 199 का आपको मिल जाएगा। तो ये हमने वैल्यू की हुई है, किसमें की हुई है? आप कहेंगे सर रुपीज के अंदर की हुई है। यदि ये ना होती तो हम क्या कहते? भाई सीधी सी बात है, यहां पर कीमत देना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारी सर्विस है, एजुकेशनल सर्विसेज है, हमने इसको कीमत दी हुई है। एक पेन 5 रुपए का आता है, ये 5 रुपए हमने क्या दी कीमत, किसमें? मनी के अंदर। तो मनी से क्या कर सकते हैं हम, किसी को भी कीमत दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं, प्राइस टैग दे सकते हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए भी दोस्त क्या होता है, मनी का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए दुनिया में पैसा ना होता, आपको सभी चीजें वस्तुओं में इकट्ठा करनी पड़ती, तो सोचिए आप 100 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे करते? या तो 100 करोड़ रुपए का आप सोना इकट्ठा करते, इसलिए पहले सोने में इकट्ठे की जाती चीजें क्योंकि आसान था। अगर सोना में इकट्ठा ना करते तो फिर आप वस्तुओं में करते। मान लीजिए आप किसान हैं, आप गेहूं के बहुत बड़े किसान हैं, आप गेहूं बेच के 1 करोड़ रुपए क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन 1 करोड़ का गेहूं इकट्ठा करना आप सोचिए कितना डिफिकल्ट काम हो जाता। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? बताइए। तो ये है कि मनी से पैसे को बहुत अच्छे से इकट्ठा किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड या लोन। मान लीजिए आपने किसी से 1 किलो गेहूं उधार लिया होता, ध्यान से समझिए, जब तक मनी नहीं है, मैं तब तक की बात कर रहा हूं, आपको वापस कितना लौटाना होता है, 1 किलो ही लौटाना होता। पर एक बात बताइए, क्या सेम क्वालिटी का गेहूं आप लौटा पाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर। ब्याज का निर्धारण कैसे होगा? हर चीज डिफिकल्ट है, लेकिन जब से पैसा आया है, लोन लेना, लोन देना, उधार लेना, उधार देना आसान हो गया है। भाई 100 रुपए का उधार दिया जा रहा है 3 साल के लिए, कितने परसेंट पर? आप कहेंगे सर 3% पर। तो 9 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगर 9 रुपए ब्याज हो जाएगा तो आपको 3 साल बाद 109 रुपए क्या करने होंगे, हमें वापस लौटाने पड़ेंगे। कितना आसान है आप क्रेडिट के ऊपर लोन को लगाना, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो। सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। इन मैनी सोसाइटीज मनी रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक पावर, और याद रखिए सोशल प्रेस्टीज।
ज्यादातर सोसाइटी के अंदर आप देखिए सोशल स्टेटस प्रोवाइड कौन करता है? मनी। बस जिस पे ज्यादा पैसा है समाज में वही प्रधान जी है ना। प्रधान जी आज के समय चुनाव लड़के नहीं बनते सोसाइटी के, आज के समय कैसे बन जाते हैं? इन पर ज्यादा मोटा पैसा, ये प्रधान जी हमारे एरिया के। क्लियर? ये हमारे काम आने लायक बंदे हैं। चलिए, दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आपके बचे हुए हैं, उसके बाद हम क्या कर लेंगे दोस्त, आगे बढ़ जाएंगे, हिंदी मीडियम की क्लास करेंगे नेक्स्ट में। बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है। रीजन सिर्फ एक ही है, टेक्नोलॉजी। ना टेक्नोलॉजी होती ना लोग आपस में जुड़ते। अब कुछ लोग कहेंगे सर टेक्नोलॉजी नहीं है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की भी तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा है ना, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो चीज है। देखिए, हर तरीके के इंपैक्ट पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन से। इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है और नेगेटिव है। भाई नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी कम नहीं है। चलिए इकोनॉमिक देखते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक चीजों में आप देखेंगे वैश्वीकरण के कारण व्यापार बढ़ा है, मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया में आ गई हैं। अब जैसे देखिए, जो सैमसंग सोनी कंपनी है जापान की है, फिर भी भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। शाओमी, एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जियोनी, ये सभी कंपनी आपकी चाइना की हैं, भारत में बेच रही हैं। एप्पल जो कंपनी है आपको पता है, या फिर गूगल जो कंपनी है, ये आपकी कहां पर है? यूएसए की कंपनी है। डेल भी यूएसए की कंपनी है। कहां पर अपना सामान बेच रही हैं? आप कहेंगे सर वो हमारे भारत में अपना सामान बेच रही हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी निवेशों का होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ग्लोबल इकोनॉमी बनती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर गूगल कोई अपना ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में डाल रहा है तो भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कल्चरल इन्फेक्ट ज्यादा है। कल्चर इन्फेक्ट की बात करें तो जो वेस्टर्न कल्चर है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना है ना दोस्त, और इसके अलावा जिमिंग करना, कुछ चीज़ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है। पिज़्ज़ा बर्गर खाना, खादी का कुर्ते की जगह आप देखिए, मैंने बताया ना अभी वेस्टर्न ड्रेसेस का पहना जाना, कोट पैंट पहनना है ना, एंटरटेनमेंट के लिए पीवीआर्स में जाना, ये सभी कल्चर भारत में नहीं था। तो लोगों को जो लाइफ स्टाइल है, मोमोज खाना, ये कहाँ से आया? ये ग्लोबलाइजेशन से आया, दूसरे देशों से ही आया। सोशल इंपैक्ट भी पड़ रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन। आप देखिए हर व्यक्ति अब शहरों में रहना चाहता है, इसलिए गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, यदि आपके मन में ऐसा कभी आता है, आप गांव में रह रहे हैं और आपको लगता है मैं भी पढ़ लिख कर शहर में सेटल हो जाऊंगा, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं पानी वानी पीकर, दूध पीकर शराब पीने जाऊंगा। क्योंकि रीजन ये है, इस समय इंडियन सिटीज इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है दोस्त कि अगर गांव में आपकी लाइफ 100 साल है तो शहरों में वो 50 से 60 साल ही रह जाती है। इसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं दोस्त, जितने मैंने आपको बताए। जैसे आपको पता है कि जो माइग्रेशन है ये बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है। इसके अलावा आप देखिए कल्चरल होमोजेनेस थ्रेटन्स इंडिजिनियस ट्रेडिशंस। भारत का अपना जो कल्चर था, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अब नमस्ते कोई करना नहीं चाहता, हाय हेलो स्टार्ट हो गया है। कोई भी घर का खाना नहीं खाना चाहता, फास्ट फूड पर डिपेंडेंट है, माता पिता से बात नहीं करना चाहता, शाओमी, एप्पल और जियोनी लेना चाहता है। रीजन क्या है? कल्चरल डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है और लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इससे प्रदूषण भी है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होती है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे सोशल स्ट्रक्चर को, कैसे सोसाइटी को प्रभावित करती हैं। अब आप सोचिए कैपिटलिज्म के अंदर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, सोसाइटी में क्या होगा? असमानता होगी, इनइक्वालिटी होगी, सोसाइटी में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेबर्स एक्सप्लॉयटेशन होगा। कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म में क्या होता है? सब कुछ सरकार के पास में होता है, सोशल वेलफेयर होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार जितना कर सकती है करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर करता है, दोनों मिलकर वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्त कहीं ना कहीं कि किस तरीके से इकोनॉमिक सोसाइटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सोशल स्ट्रक्चर को क्या करती है, आप देखिए इंपैक्ट करती है। यही हमें यहाँ पे समझना है ना। इट एग्जामिन्स मार्केट्स, लेबर रिलेशंस और कंजप्शन पैटर्न्स, ये सभी मैंने आपको बताई दिए कि हर इकोनॉमी के अंदर आप देखेंगे, हर इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं फैसले क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। जो सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जो भी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, ये किस तरीके से सोसाइटी को प्रभावित करती हैं, इसे ही इकोनॉमिक सोशियोलॉजी आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त इसे? इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। अब देखिए दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में और किसमें? आप कहेंगे सर जनरल सोशियोलॉजी में। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हमेशा इकोनॉमिक बिहेवियर पे फोकस करती है, मतलब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी को देखेगी और इकोनॉमी किस तरीके से, अर्थव्यवस्था किस तरीके से सोसाइटी को प्रभावित करती है, इसे देखेगी। वो देखेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कि भाई प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज,
बार्टर सिस्टम किस तरीके से चलता है, एनालाइज इकोनॉमिक सिस्टम, भाई कंट्री में कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इन सभी को देखना इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स का सोशियोलॉजी पर इम्पैक्ट, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, लेकिन सोशियोलॉजी तो हर एस्पेक्ट को देखती है। सोशियोलॉजी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखेगी, सोशल एस्पेक्ट को भी देखेगी, कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखेगी, इसके अलावा जितने भी अदर एस्पेक्ट बनते हैं सोसाइटी के उन सभी को टारगेट करती है हमारी कौन सी, जनरल साइकोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी। इसमें देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे फैमिली है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, इसलिए मैंने आपको हर प्रकार की सोशियोलॉजी पढ़ाई थी। रीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन भी हमने पढ़ी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ी, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी भी होती है वैसे, इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी हर एस्पेक्ट को देखती है, जबकि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सिर्फ इकोनॉमिक्स को देखती है। इसके बाद समाज में किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं, पहचान कैसे बनती है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, ह्यूमन का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। मतलब आप कह सकते हैं अगर ये सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी है, तो इसका एक पार्ट, एक ब्रांच के तौर पर इकोनॉमिक सोशियोलॉजी आपका क्या करती है, काम करती है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए दोस्त, ऐसे हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।